नमस्कार दोस्तों, आइए एक और YouTube लाइव सेशन में आपका स्वागत है। पर जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, इंडस्ट्री के एक से एक लेजेंडरी लीडर से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज का दिन फिर से लाया है आपके लिए सौगात एक और पावर टॉक की। दोस्तों, पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आज भी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, ज़िंदगी को सीख रहा था, समझ रहा था। एक दिन अपने फादर के पास गया और जाकर के कहने लगा, पापा लाइफ की वैल्यू क्या है। उसने कहीं कुछ पढ़ा, कहीं कुछ सुना और जाकर के अपने पापा से पूछने लगा, पापा लाइफ की वैल्यू क्या है। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लाइफ के उस पड़ाव में उस बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो फादर अंदर गए, उन्होंने अपना लॉकर खोला और उस लॉकर में से एक स्टोन निकाल करके उस बच्चे को दिया और बोला, ये स्टोन लेकर के आज मार्केट में जाओ और एक टेबल लगा करके इस स्टोन को बेचने के लिए खड़े हो जाओ। कहीं पे भी जाओ और खड़े हो जाओ, किसी को बेचना नहीं, सिर्फ इस स्टोन की वहाँ पे कीमत पता करना। तो ये बच्चा गया और इसने एक जगह कैनोपी लगा दी और वहाँ पे वो स्टोन लेकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक ओल्ड एज लेडी आई और वो पूछने लगी, ये क्या है। उठा के देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा। उससे पूछा कितने का है, तो फादर ने कहा था अपनी तरफ से कोई कीमत नहीं बताना, कोई भी पूछे तो ऐसे 2 उंगली कर देना। तो वो पूछने लगी कितने का है, तो उसने ऐसे इशारा किया 2 का। तो वो लेडी कहने लगी 200 रुपये का। हाँ ठीक है, दे दो मुझे, 200 रुपये में मैं लूँगी। तो उसने उस लेडी को टाल दिया और अपने घर आया। कहने लगा, पापा ये जो आपने स्टोन दिया है, ये तो वो एक लेडी मुझसे 200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, कल इसको एक जौहरी के पास लेकर के जाओ और उनसे पूछो कि भैया है ना, तुम ये सब बेचना चाहते हो ये स्टोन। तो वो अगले दिन एक जौहरी के पास गया और वहाँ जाकर के उनको वो स्टोन दिखाया। जौहरी बड़ा खुश हो गया, कहने लगा अच्छा ऐसा वैसा, मतलब बड़ी चेहरे पर चमक थी। और फिर पूछने लगा कितने का बेचोगे। तो इस बच्चे ने 2 उंगली, जैसा कि उसके पापा ने बताया था, 2 उंगलियों से इशारा किया कि 2। तो वो कहने लगे अच्छा 2 लाख रुपए में बेचोगे, दे दो मुझे, 2 लाख रुपए में ले लूँगा मैं। वो वापस घर आ गया किसी तरह टाल के। आके कहने लगा कि कल वो लेडी इसको 200 रुपये में खरीदने को तैयार थी और आज ये जौहरी इसको 2 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके फादर ने कहा कल ऐसा करना, उस म्यूज़ियम में जाना। उसको एक म्यूज़ियम का एड्रेस दिया और वहाँ जा कर के ये स्टोन दिखाने के लिए कहा। दोस्तों, अगले दिन वो बच्चा उस म्यूज़ियम में गया और जो वहाँ के मैनेजर थे, उनको वो स्टोन जब दिखाया तो वो मैनेजर अपनी सीट से खड़े हो गए। कहने लगे ये तो एंटीक पीस है और इसकी तो कीमत जो है वो करोड़ों में है, तुम बताओ कितना चाहिए। उसने इशारा किया 2, ऐसे। तो उसको कहते हैं 20 करोड़ में दोगे। और वो बच्चा अचंभित सा वापस घर आ गया। कहने लगा वही स्टोन जो 200 रुपये में बिक रहा था, फिर 20,000 में, 2 लाख में बिकने को तैयार था, आज कोई उसका 20 करोड़ भी देने को तैयार है। मैं अपने आके उसने पापा को सारा अपडेट दिया। फिर फादर ने उसको बताया कि बेटा, जीवन की वैल्यू नज़रिए पर डिपेंड करती है। जीवन की वैल्यू जिस नज़र से आप अपने जीवन को देखते हो, वो बुढ़िया की नज़र में उस पत्थर की कीमत 200 रुपये थी, तो जौहरी जानता था कि वो नायाब हीरा है। तो जो म्यूज़ियम का ओनर है वो जानता था कि वो एक एंटीक पीस है। तो आपकी जीवन की कीमत भी बस उतनी ही होती है जो आप लगाते हो। आपकी एमआरपी भी सिर्फ उतनी होती है जितनी आप लगाते हो। सब कुछ आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ को कितना वैल्यूबल बना लेते हो। और दोस्तों, जिन लेजेंडरी लीडर को आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस बात का एहसास उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अर्ली कर लिया था। और जिस समय वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, उस समय भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरतमंदों का बिजनेस है। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वो सक्सेसफुली कर पाता है जिसको नीड होती है। पर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये ज़रूरतमंदों का बिजनेस नहीं है, ये सपने देखने वालों का बिजनेस है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो अपनी एमआरपी को हायर रेट पर बहुमूल्य होने का अपने आप से वादा करते हैं। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। इन्होंने प्रूव कर दिया। एक बिजनेस फैमिली के ऐसे नायाब लीडर से मैं आपको मिलाने जा रही हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति आपका नज़रिया बदल के रख देंगे। हम पेश करने जा रहे हैं मोदी केयर के जीबीडी स्मैक अचीवर, 1 CR आजादी क्लब मेंबर तरुण बजाज जी को। नमस्कार तरुण जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सुरेखा मैम। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफ से थैंक आपका यू वेरी धन्यवाद मच। सर। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नज़रिया हिंदुस्तान में बदल दिया। देखिए, अभी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ है और
लोग समझते कि ये कोई छोटा बिजनेस है, लोग समझते कि ये ज़रूरतमंदों का बिजनेस है, पर आपने इतने सक्सेसफुल परिवार से होकर के जब नेटवर्क मार्केटिंग को यस कहा और साबित करके दिखाया कि ये आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है, उसी के लिए आज सारी इंडस्ट्री की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी केयर में आने के लिए और मोदी केरियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी हम अपने घरों पर बैठकर एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और ये जो आपने शुरू किया है, हैट्स ऑफ टू यू मैम। ये जो आज का शायद जूम है, या आज का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, या आज का जो भी हम मीडिया पर काम कर पा रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग की तस्वीर को और बदल के रख देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू मैम। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। बहुत खुशी की बात है, आप बहुत दिन हो गए थे आपको देखे हुए। आज मैं जानती हूँ, मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे मोदी केरियंस आपको देख करके इस पर खुश हो रहे होंगे। हम फेस टू फेस नहीं भी मिल सकते, तो टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हम आमने सामने बैठे हैं, और आज बहुत सारी दिल की बातें आपसे करने वाले हैं सर। पर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हम आपको प्रोफेशनली जानते हैं, पर पर्सनली आज जानना चाहते हैं, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए सर। चलिए मैम, आज कुछ वो किस्से बांटेंगे जो शायद मैंने आज तक किसी से नहीं बांटे, और जो शायद आज तक किसी ने नहीं सुनी। तो ये कहानी शुरू हो गई थी 1947 में। आप कहेंगे 1947? लव यस, स्टोरी। 1947। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो हमारी पूरी फैमिली, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी जो थे, वहां जहां रहते थे, वहां वो लोग राजा थे। दे वर किंग देयर। वहां पर हमारे नाम से गांव थे, 21 चक बजाजा वाला, 9 चक बजाजा वाला। और वहां पर गांव के गांव हमारे नाम से हुआ करते थे। मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते। वहां पर हम लोग इतने रईस थे कि सैकड़ों एकड़ जमीनें हमारे पास थी। मेरे दादाजी को घोड़े खरीदने का शौक था। 100 घोड़े उनके अस्तबल में हुआ करते थे। लेकिन जब ये बंटवारा हुआ और जब हम वापस आए, तो हमें यहाँ पर बहुत थोड़ी सी जमीनें मिली, और यहाँ पर हम आकर वापस जमीन पे आ गए। वहां जहां मेरे परदादा जी गांव से जो भी बारात गुजरती थी, उनकी पूरी बारात का खाना मेरे परदादा जी किया करते थे अपने यहाँ पर। क्योंकि पहले जो बारातें जाती थी वो घोड़ों पर, बग्गियों पर, बैलगाड़ियों पर जाती थी, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 3-3, 4-4 दिन भी लगते थे। तो जहां रात पड़ती थी, वहां खाने का इंतजाम करना होता था। वहां मेरे परदादा जी ऐसा किया करते थे। और मेरे परदादा जी बहुत सारे जो संत महात्मा थे, एक ऐसे संत की कहानी भी सुनाया करते थे मेरे दादाजी मुझे, कि एक संत थे जो तेरे परदादा जी के यहाँ आते थे, और उनके मुंह में तालू नहीं था, और तेरे परदादा जी उनको अपने हाथ से पतली पतली खिचड़ी, पतला पतला दलिया बनाकर उनको अपने हाथ से खिलाया करते थे। तो ऐसे ये कहानी शुरू हुई, और इन्हीं कहानियों ने जन्म देना शुरू किया अंदर एक अलग ही तरुण बजाज को। हम लोग यहाँ इधर आकर के सेटल हो गए। मेरे फादर, जब मैं पैदा हुआ, आई बॉर्न इन 1973, और 74 में मेरे फादर जो हैं वो नेवी से रिटायर होके घर आ गए। उसके बाद वो जो बहुत थोड़ी सी जमीनें थी, उन पे उन्होंने खेती करनी शुरू की। और बस हमने घोड़े तो नहीं पाले, लेकिन गायें और भैंसें हमारे तबेले में हुआ करती थी। दूध का काम भी थोड़ा बहुत हम किया करते थे, बट मेजरली वो खेती थी। और मेरे मदर का एक गवर्नमेंट जॉब था। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रही हैं। बस वहां से जिंदगी शुरू हुई। और फिर मेरी स्कूलिंग हुई मेरी मदर के पास, बिकॉज वो एक टीचर थी। तो प्राइमरी स्कूलिंग वहां तक हुई। उसके बाद हाई स्कूल स्टार्ट हुआ,
और हाई स्कूल, ये जो स्कूल था ये मेरे घर से करीबन 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो हम लोग सुबह 7 बजे की क्लास अटेंड करने के लिए 6 बजे घर से निकलते थे। 1 घंटे का पैदल वॉक मदर के साथ, और हम पैदल स्कूल पहुंचते थे। मैं 6th में हुआ तो 6th में मेरे नाना जी ने मुझे पहली बार साइकिल खरीद के दी। उसके बाद जब मैं 7th में आया तो मेरे फादर ने एक सेकेंड हैंड लूना खरीदी। जब मैं 8th 9th में शायद आया तो हमने मेरे मामा जी से एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा। यहाँ तक आते आते हमने इतनी मेहनत की थी। मेरे दादाजी जो 100 घोड़े अपने पास अपने अस्तबल में रखते थे और मुश्किल से मुश्किल घोड़े की सवारी करना उनका शौक था, वो अब अपनी जो गायें थी, अपनी जो भैंसें थी, उनको चराने निकल जाएगा। तो उनको बहुत उनकी रईसियत भी सुनी और उनका बहुत हार्ड वर्क भी देखा, जो अपनी आंखों के सामने देखा। वो व्यक्ति जो 100 घोड़ों का मालिक था, जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, वो आज कुछ गायें चराने निकल जाता है बड़े कूल स्वभाव से, बड़े आराम से, विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस के। और वो हमेशा सिखाते थे कि बच्चे, मेहनत का जो, ईमानदारी का जो वृक्ष होता है ना, उसकी जड़ें नहीं होती। हाँ, जो बेईमानी का वृक्ष होता है उसकी जड़ें नहीं होती, और जो ईमानदारी का वृक्ष होता है ना, वो उसकी जड़ें होती है। बेईमानी का वृक्ष ऊपर बहुत जल्दी फैलता दिखता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होती तो वो गिरता भी बहुत जल्दी है। और ईमानदारी का वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। भले वो ऊपर तुम्हें हल्का दिखाई दे, भले वो ऊपर तुम्हें कमजोर दिखाई दे, लेकिन उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं और एक दिन वो बहुत फलता फूलता है। तो बच्चे अपने घर में, अपनी जिंदगी में ईमानदारी से जिंदगी जीना, सूखी रोटी खाना, लेकिन बेईमानी की रोटी आपके घर में नहीं आनी चाहिए। वो संस्कार, वो सब जो चीजें मिली, वो मेरे फादर ने कंटिन्यू करी, और वही संस्कार मेरे फादर, मेरे मदर ने हमें दिए। और मैं अगर कहूँ कि हमारी जिंदगी में मेरे पिताजी, मेरी मदर, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, इनका, इनकी गाइडेंस का, इनके संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं, कोई शक मेरी नहीं तरुण स्कूलिंग जी। के बाद मेरी स्कूलिंग के बाद जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तो मेरे फादर को क्रिकेट का बहुत शौक, बहुत शौक। हम रात रात भर, जब वेस्ट इंडीज के साथ मैचेस हुआ करते थे, तो हमारे घर में, हम 7th 8th में हम टीवी ले आए थे छोटा सा, और उसको जब पहले इन्वर्टर नहीं होते थे तो बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके हम रात भर जाग जाग के मैचेस देखा करते थे। मेरे फादर बहुत 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 शौकीन थे मैच, तो हम भी रात को जागते थे। 3 बजे का मैच शुरू होता था तो 3 बजे से मैचेस देखना स्टार्ट करते थे। मतलब हमने लाइफ को बहुत एंजॉय भी किया, हर जो चीज थी उसको भी एंजॉय किया। जो जो गुजर गया था, जो आज हमारे पास नहीं था, उसको भी हम सुन सुन के एंजॉय करते थे। सो दिस इज माय बैकग्राउंड मैम। और हम 3 ब्रदर हैं, और हमारे तीनों ब्रदर्स को हमारे पेरेंट्स ने एक चीज सिखाई ना, वो ये है कि, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट लेके घर आ गए थे, मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उन्होंने हम तीनों को एक चीज सिखाई कि बच्चों, नौकरी नहीं कर, जिंदगी में कभी नौकरी नहीं कर, कुछ अपना करना, कुछ बड़ा करना। हाँ, अगर नौकरी करो तो कोई ऐसी नौकरी हो जहां गाड़ी मिली हो, लाल बत्ती गाड़ी के ऊपर लगी हो, तब कुछ बात, तब नौकरी करना, नहीं तो नौकरी मत करना। सो ये सुन सुन के हम सब बड़े हुए हैं, और दिस इज माय बैकग्राउंड मैम। यही मेरी फैमिली की स्टोरी अमेजिंग, है। अमेजिंग तरुण जी। अब पता चल रहा है ना कि आप में वो राजसी जो शान है वो कहाँ से आई है, दिखता है। आपको देख कर के, आपके साथ थोड़ा भी वक्त बिता कर के कोई भी कह सकता है ये जो आपने एक तरफ राजसी शान शौकत परिवार में जो थी, दूसरी तरफ जो वैल्यूज़ थी। मैं आपके पेरेंट्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ
और उनके साथ बैठना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लिस होता है, बहुत बड़ा वरदान जैसा मैं महसूस करती हूँ। और वो आपके पूरे परिवार पे दिखता है, वो आपके परिवार में, चाहे वो बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट करते हो या किसी भी गेट टुगेदर में हम आपके जाते हैं, जो परिवार का बॉन्ड होता है, वो जो आपके लड्डू गोपाल हर जगह जाते हैं, वो जो बड़ों को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, छोटों को सबको एक मान करके जिस तरीके से प्यार दिया जाता है, वो हर चीज़ आपके परिवार के बैकग्राउंड को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और बड़ी खुशी है इस मामले में। कहते हैं लकी होते हैं वो लोग जो अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, पर मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही वो 100 घोड़े चले गए, पर अरमानों के घोड़े दौड़ाने आपके परिवार ने नहीं छोड़े और उसी का ये नतीजा है कि आज जो तरक्की हुई है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। तरुण जी, जो आप हो, वो हम आपको प्रोफ़ेशनली देखते हैं, हम आपको फ़ील्ड पर देखते हैं, हम आपको एक्शन करते देखते हैं, हम आपको इस अपने आप को और अपने बिज़नेस को मैनेज करते देखते हैं। उसका जो ग्रेस है, वो ग्रेस कहाँ से आया? कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपकी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, वो कैसे बनी लाइफ़ में? थोड़े एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। एक्चुअली मैम, क्योंकि मेरे फादर को ना क्रिकेट देखने का बहुत शौक। मैंने मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो हम रात रात भर क्रिकेट देखा करते थे। और मेरे फादर, आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस घंटे के साथ वो मैचेस देखते थे रात। लाइक अगर कोई सिक्सर लगा है, इंडिया जीता है, तो हमारे पूरे घर में हल्ला मच जाता था, तालियां बजती थी, सीटियां बजती थी। और मैं मेरे फादर को बहुत खुश होते देखता था। तो वहाँ एक सपना जन्मा मैम। वहां पर एक सपने ने जन्म लिया कि तरुण बजाज, अगर तेरे फादर इस क्रिकेट को देखकर इतने खुश होते हैं, तो तू क्रिकेट खेलेगा तो कितने खुश होंगे। बस मैम, मैं 7th क्लास से मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ हो गया कि बस मुझे अब क्रिकेटर बनना है। मुझे अब बस हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है, क्योंकि मेरे फादर रिटायर थे और मेरे जो ताऊ जी हैं वो भी रिटायर्ड। सो एक देश सेवा को भी, जो आप कहेंगे, वो भी कहीं अंदर वहां से इनबॉर्न हो रहा था। तो बस लगता था कि वो इंडिया की जर्सी पहननी है, हिंदुस्तान की जर्सी पहननी है, और मुझे हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना है। और उससे दो चीजें मुझे मिलती कि एक तो मेरे फादर का जो ड्रीम था वो पूरा होता। दूसरा, मुझे जो वो शान शौकत मैंने मेरे परदादा जी की, मेरे दादाजी की सुनी थी, मैं चाहता था वही शान शौकत, वही पूरी दुनिया में मान सम्मान, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में, वो मिल सकता है। और वहां वो सपना जन्म ले गया, जाने अनजाने। और मैं बस क्रिकेट की तरफ चला गया। बस हर पल मेरा एक ही शौक था, बस क्रिकेट, बस क्रिकेट। खाते क्रिकेट, पीते क्रिकेट, सोते क्रिकेट, जागते क्रिकेट। और मेरे घर वाले बड़े परेशान थे। उनको लगता था कि क्रिकेट में करियर इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारी शायद सिफारिशों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी अप्रोचेस चाहिए होंगी। तो वो कभी भी मेरे साथ नहीं रहे। मेरे फादर के और मेरे विचार यहाँ हमेशा टकरा रहे। लेकिन मैं बड़ा होता गया और ये क्रिकेट का जुनून सिर चढ़ता गया। 10th तक 10th तक मैं स्कूल में पढ़ा। और गांव का स्कूल था, 10 पैसे फीस हुआ करती थी, ओनली 10 पैसा पर मंथ। चलता चला गया अंदर। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, मैं टीचर का बेटा था। 10th तक मैंने कभी सेकंड डिवीजन नहीं लिया, नेवर एवर। आप सब सोच रहे होंगे कि हमेशा फर्स्ट डिवीजन लेता होगा, बट आफ्टर माई 10th मैं हमेशा थर्ड डिवीजन में पास हूं। क्यों? क्योंकि मैं वहां से कॉलेज चला गया और कॉलेज में मैं कभी किसी क्लास में नहीं जाता था। नेवर, कभी क्लास में जाना ही नहीं। घर से क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड से घर, घर से क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड से घर। दिस वाज माय जर्नी। और कभी किसी क्लास में चला जाता था तो मेरे प्रोफेसर्स पूछते थे, कौन है भाई, आप इस क्लास में कैसे हो? आउट। कभी किसी
लेक्चरर को पता चल गया कि हाँ, ये तो मेरी क्लास का स्टूडेंट है और आज आकर के बैठा है। तो मैं सबसे पीछे बैक बेंचर था, लास्ट बेंच पे बैठना और अटेंडेंस यस सर करके और फिर पिछले गेट से बाहर। तो गलती से एक दिन मैं आगे बैठ गया, हुँ। तो मेरे मैथ के प्रोफेसर थे, कहने लगे, "अरे भई ये भगोड़े आज आगे कैसे बैठे हैं?" सो दिस वाज़ दिस आई वाज़ अमेज़िंग ये सब किया और ये सब करते-करते अ, पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई मैं। घर वाले पहले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि नौकरी नहीं करनी, तो मैंने मना कर दिया। फिर घर वाले चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, क्योंकि नौकरी नहीं करनी थी, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना है डॉक्टर, इंजीनियर। तो मुझे ज़बरदस्ती कॉमर्स में एडमिशन दिला दिया गया और मुझे समझाया गया कि बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और मैं +2 में अकाउंटिंग में फेल हो गया। अब कहाँ से बनता चार्टर्ड अकाउंटेंट? हुँ। 2 साल बाद तब चांस मिलते थे। दूसरे चांस में पता नहीं मैं कैसे पास हो गया अकाउंट्स में। फर्स्ट ईयर में मैं पास हो गया, 3rd डिवीज़न में। बीकॉम सेकंड ईयर में आई फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड। मेरे को बहुत समझाया गया कि बेटा जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दोबारा एडमिशन ले लो कॉलेज में। तो मुझे लगता था मुझे कॉलेज तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मुझे जाना ही नहीं है कॉलेज में, तो मैं काहे को एडमिशन लूँ? मुझे तो क्रिकेट जाना है, मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मुझे तो वो जर्सी पहननी है, मुझे तो वो नाम खड़ा करना है। तो मैंने सेकंड ईयर में दोबारा एडमिशन लिया नहीं और मैंने वहीं पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तरुण जी, दिस वाज़ माय स्कूलिंग। मैं मतलब पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, हम सबको यही कहते हैं, पर जुनून भी ना मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जुनूनी इंसान कुछ कर जाता है, आप इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। आई बिलीव आप भले ही पढ़ाई नहीं भी कंटिन्यू कर पाए, पर वो आपको लास्ट शॉट तो खुद को लगाने आते होंगे। आप चौके-छक्के और ये सब में तो माहिर हो ही गए होंगे जब इस जुनून से किया तो। मैम ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ मुझे क्रिकेट ने सिखाया। क्रिकेट ने एक जुनून दिया। मैं जब खेलता था मैं स्टेट भी नहीं पहुँच पाया, मैं कहीं तक भी नहीं पहुँच पाया बिकॉज़ कोई सपोर्ट नहीं था फैमिली का और पूरी अगेंस्ट थे। बट मालूम नहीं ऐसे कितने मैचेज़ हुए हैं जहाँ पर बनाने होते थे। वो लास्ट ओवर मुझे दिया जाता था और मैंने वो मैचेज़ जितवाए। वॉव! लास्ट ओवर में कई बार 20 रन बनाने होते थे और मैं अगर स्ट्राइक पर हूँ, तो मैंने वो 20 रन भी कई बार बनाए। मुझे क्रिकेट ने एक चीज़ सिखाई कि कुछ भी हो जाए, आखिरी बॉल बॉल तक खेलना है। लास्ट बॉल जब तक ग्राउंड से चली नहीं जाती, लास्ट बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती, तब तक मैच चलेगा और तब तक जीतने तब तक आप जीतो जब तक वो लास्ट बॉल फेंकी नहीं गई। तो ये क्रिकेट ने मुझे सिखाया कि कभी ज़िंदगी में किसी भी लेवल तक कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है, छोड़ के नहीं भागना है, लगे रहना है और अपनी 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 जान तक खेलना है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक तरुण जी। अब हम जानना चाहेंगे कि मोदी केयर जॉइन करने से पहले आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ कैसी थी? प्रोफेशनल करियर हाँ, सो मेरा प्रोफेशनल करियर बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था। लाइक मेरे फादर, मेरे मदर क्योंकि चाहते थे कि मैं जॉब में नहीं जाऊँ। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ। तो मुझे हर साल 10वीं की छुट्टियों के बाद, 9वीं की छुट्टियों के बाद कभी डॉक्टर्स के यहाँ पे और कभी इंजीनियर्स के यहाँ पे, मैकेनिक्स के यहाँ पे भेज दिया जाता कि जाओ डॉक्टरी सीखो, जाओ ये बेसिक सीखो इंजीनियरिंग का। तो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया था। बट जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी और सब कुछ फिनिश हो गया, तो मेरे फादर ने 92 में एक शोरूम खोल के मुझे दे दिया और मुझे कहा कि इतने पैसे बाकी बचे हैं, ये पकड़ो, जाओ, माल खरीदो, लाओ, बेचो, अब आपको अपनी ज़िंदगी खुद चलानी। वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो गई और मैंने वो गारमेंट शोरूम सँभाल लिया।
मेरे से छोटा ब्रदर अभी वो कॉलेज कर रहा था और सबसे छोटा अभी स्कूल में था। हमने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। हमने हमेशा जब मेरे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी सोचते थे, तो हम दोनों भाई हम सबसे छोटे ब्रदर को ये कहते थे कि तू अपनी ज़िंदगी जी, तेरे 3 बाप हैं। तो वहाँ से करियर शुरू हो चुका था। हम कभी छुट्टियाँ मनाने कॉलेज की छुट्टियों पे कई बार नहीं जाते थे, लेकिन उसको भेजते थे। हमने कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा था, बस उसको पढ़ने भेजते थे। तो यहाँ से एक ज़िम्मेवारी का एहसास भी स्टार्ट हो गया था और करियर भी शुरू हो गया। तो शोरूम चलने लगा, शोरूम ने अपना हमने बहुत मेहनत की वहाँ पर और वो शोरूम नाम बन गया, टॉक ऑफ द टाउन बन गया, कि अगर किसी को कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो गो टू दैट शोरूम, बजाज कॉम्प्लेक्स जाइए। तो हमने बहुत मेहनत की, हमने वो मेहनत तक की है कि एक ₹10 रिक्शा के बचाने के लिए कि माल पे खर्चा नहीं पड़े, ₹10 बचाने के लिए हम लोग कंधे पे माल रख के ट्रेन तक चले जाया करते। कि रिक्शा वाला ₹20 माँग रहा है, 10 ले ले भाई। अब जब वो 10 माँगने लगता तो कहते कि यार 10 ही तो रह गए, अब तो पहुँच गए, अब किस लिए 10 देने हैं, तो ये पैसे भी बचाओ। तो हमने वो उस तरीके से करियर को शुरू किया और एक हम नाम बन गए, टॉक ऑफ द टाउन। तो फैंटास्टिक। धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ने लगी। मेरा बीच वाला ब्रदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मेरे साथ शोरूम पे आ गया। अब लगने लगा यार कि अब शादियाँ हो जाएँगी, एक शोरूम से 2 परिवारों का और फिर मालूम नहीं तीसरा क्या करता है, 3 परिवारों का एक शोरूम से कैसे चलेगा? तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिए। मैंने बीच में एक डेक्सस जीन्स का ब्रांड होता था दिल्ली का, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया और पूरे हरियाणा को सप्लाई करता था। छोटा ब्रदर आके बीच में हेल्प करने लग गया। वो शोरूम पे बैठता, मैं वहाँ जाता। बट धीरे-धीरे वो जो पैसा था, क्योंकि वो उसमें भी फिर बड़ा पैसा चाहिए था, क्योंकि पूरे हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूशन हम माल दे आते थे, पेमेंट नहीं आती थी, चैलेंजेस बढ़ने लग गए, तो अल्टीमेटली वो बंद हो गई। फिर गारमेंट से पैसा अच्छा कमाते थे हम गारमेंट शोरूम से। फिर पैस फिर पैसे फिर मैंने अपना खुद का एक ब्रांड चालू किया और खुद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स एंड ऑल। उसका नाम मैंने रखा कलर्स, COLORS, कलर्स। वहाँ भाई यही हुआ कि बहुत सारे डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वहाँ पर भी ये हुआ कि हालात कई बार ऐसे हुए कि कुछ शोरूम्स, कुछ दुकानें पेमेंट मार लेती, पेमेंट नहीं मिलती। और एक बार मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसका चंडीगढ़ में शोरूम था और उसके पास करीबन 12-13 लाख रुपए का माल लगा हुआ था, और बंद कर दिया और मेरे पैसे देने से इनकार कर दिया। उस दिन के बाद भी डाउनफॉल में चला गया और वो बिज़नेस बंद हो गया। मैंने मेरे फादर के साथ एक फैक्ट्री शुरू किया था, उसमें भी बहुत सारा लॉस हो गया और अब फादर ने कहा कि अब बस, अब और कुछ नहीं है, नो एक्सपेरिमेंट्स, अब बस शोरूम पे जाओ, दाल-रोटी खाओ, प्रभु गुण गाओ, दैट्स इट। तो ये प्रोफ़ेशनल करियर था। फिर बहुत बुरा समय आया हमारी ज़िंदगी में। 92 से लेकर के 2000 1999 तक हमने यूँ चढ़ाव भी देखे, ये पैसा गँवाया भी इन बिटवीन इन 7 सालों में, ये पैसे जो फैक्ट्री में गए, जो मैन्युफैक्चरिंग में गए, जो ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशनशिप में गए, बट हम चलते रहे। अचानक मेरे फादर को कैंसर हो गया और हमने प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बना ली थी, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बट कैश इन हैंड जो था वो ज़ीरो था, वो ना के बराबर था। उसमें पैसा खर्च होने लगा और अल्टीमेटली ये कहा गया कि ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर ऑपरेट नहीं कराएँगे तो हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे फादर्स ऑपरेशन टेबल पे जाने के लिए तैयार नहीं थे। दे सेड कि जब तक मैं कम से कम 2 बच्चों की शादी नहीं करता, मैं ऑपरेशन टेबल पे नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं मालूम मैं वहाँ से वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। इन 2000 हम 2 भाइयों की मैरिज हो गई और
बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, कि उस सिचुएशन में अब हनीमून पे जाना वॉज नॉट पॉसिबल। ना तो पैसा था, और उधर से फादर की तबीयत ऐसी थी कि अच्छा, खुद को अच्छा नहीं लग रहा था। सो हम दोनों ब्रदर अपने हनीमून तक पे नहीं गए। लेकिन थैंक गॉड, यहाँ फादर ठीक होके वापस आ गए, और वो इतने जिगरे वाले इंसान है, इतने जिंदा दिल इंसान है, कि मैंने देखा है जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो कीमोथेरेपी चलती है, जब रेडियोथेरेपी चलती है, तो सिर के बाल तक चले जाते हैं, सब खत्म जैसा हो जाता है। मेरे फादर का बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट, बट मेरे फादर का सिर का एक बाल भी नहीं गिरा। वो, उनकी जिंदा दिली, उनका जुनून, वो भी हमारी रगों में दौड़ता है। फैंटास्टिक और तरुण जी, उसमें जब सलाम वो है। वापस आए लौट के, तो वी वर वेरी हैप्पी। अब हमने कहा, अब कुछ भी हो जाए, अब जिंदगी की हर जंग जीत जाएंगे, अब मुड़ के नहीं देखेंगे। और हमने हमने 2002 में मेरा बेटा आया, और हमने हमारी अपनी पहली गाड़ी खरीदी। मेरे फादर 10-20 सालों से, जब वो नौकरी छोड़ के आए थे, तब से कह रहे थे कि बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे, बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे, बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे। बट मेरा बेटा आ गया, गाड़ी नहीं आई थी। ये एक आम जिंदगी होती है, बिकॉज पैसा आता, हम कोई प्रॉपर्टी ले लेते, कहीं जाना ना, उस ऐसा कुछ था नहीं, तो बहुत नॉर्मल जिंदगी भी जी। और जब जरूरत पड़ी तो वो गाड़ी आ गई, और सब कुछ, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। थैंक यू तरुण जी। तो हम तरुण जी, अब अब एक बात हम बताइए, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे। तरुण जी, है ना, जी। आपने सब देखा, सुख भी देखा, दुख भी देखा, बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ता फलता फूलता भी देखा, लाखों रुपया कमा रहे थे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके आने का एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। ये भी एक बड़ा अचानक हुआ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में थे, जो जिनको मैं कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते देखता था। बट एक फ्रेंड एक दिन आया, उसने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया है। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गया, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। और 5 मार्च 2005 को हमने दोनों ने, मेरे फ्रेंड ने और मैंने, पहले ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करा के वो फिर मर्चेंट नेवी में चला। तो मुझे कुछ नहीं पता था कि ये क्या होता है, बट मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रहा था। और बस अचानक मेरे मोबाइल पे, उस समय वो बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, और मेरे पास एक मैसेज आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की तरफ से कि आपका बोनस चेक बना है 147 रुपए, एंड दिस वाज 5th मंथ। पहले 4 महीने इट वाज जीरो, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बट वो 147 रुपए आए। मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा 147 आए, इसका मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं कभी कंपनी में नहीं गया, मैंने कभी कुछ देखा नहीं, मैं जानता नहीं। तो मेरा एक बटन ऑन हो गया, और एक मैसेज मिला कि एक सेमिनार हो रहा है दिल्ली में, वहां पर आइए। मैं सेमिनार में चला गया बिना किसी को बताए। सेमिनार में अनाउंस हुआ कि जो भी व्यक्ति इस महीने, ये वहां एक टाइटल होता था, वॉज मैनेजर लेवल, ये क्वालिफाई करेगा, इसको लगातार 6 महीने मेंटेन करेगा, उसको हम दुबई भेजेंगे। बस यहाँ घंटियां बज गई, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। मुझे कुछ नहीं आता था, बस दुबई जाना है, दुबई जाना है, दुबई जाना है, ये धुन सवार हो गई अंदर। और कौन अपलाइन कौन ना ऑनलाइन, मुझे मालूम ही नहीं कौन अपलाइन था, क्या हुआ। बस मैंने पागलों की तरह काम करना चालू किया, और मैंने वो दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर। मैं दुबई गया, दुबई से मैं वापस आया, तो मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ है। इन 7 long years आई वर्क विद दैट कंपनी। 5 मार्च 2005 से 31 मार्च 2012 आई वर्क विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। दिस वाज माय स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री। फिर मोदी केयर कैसे आपकी लाइफ में आया? मोदी केयर आप कैसे ज्वाइन कर पाए और क्यों ज्वाइन किया आपने? शायद ऊपर वाला चाहता था। वहां बहुत सारे चैलेंजेस हुए स्टार्टिंग में। मेरी इनकम 2000 रुपए रह गई थी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो मेरे फैमिली ने कहा कि अब इस बिजनेस को छोड़ दो, नहीं करनी नेटवर्क मार्केटिंग, ये वही है, देखा जीरो हो गया ना सब कुछ। तो लेकिन मैं दुबई से जाके आ चुका था, मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड कर लिए थे, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये इंडस्ट्री तो कुछ है। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं।
दे सेड छोड़ना पड़ेगा, या तो घर छोड़ना पड़ेगा या ये इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शोरूम डिस्टर्ब हो रहा है। इतनी मेहनत तो अपने शोरूम में करता तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाता। पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हुए, डिशुम डिशुम, घर पे बहुत कुछ हुआ, पर मैंने इंडस्ट्री छोड़ा नहीं और मैंने घर छोड़ दिया। व्हेन आई वाज अर्निंग ओनली 2000 रुपीज, मैंने घर छोड़ दिया। वो जो गाड़ी, एसेंट गाड़ी मेंटेन किया करते थे, मैंने वो गाड़ी की चाबियां टांग दी। मतलब एवरीथिंग मैं उस घर में छोड़ के मैं अलग हो गया। मेरा पूरा परिवार मुझसे अलग हो गया, मेरे दोस्त, मेरे भाई मुझसे अलग हो गए, वो अपना शोरूम संभालने लग गए, मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। और 2012 तक आते आते कैसे मैंने अपना घर चलाया, अपने आप को मैनेज किया, ये यहाँ पर मेरी वाइफ का, कनिका का जो रोल है, उसने मुझे जिंदा रखा। उसने उसने बुटीक खोल लिया था, शी इज अ फैशन डिजाइनर, और उनके उस बुटीक की वजह से वो मेरी बैकबोन बन के खड़ी हो गई कि कोई बात नहीं, अब करो, मैं आपके साथ हूँ। और हम उस बहुत थोड़े से पैसे में वापस, जहाँ फिर से मैं वहां था, मैं वापस जीरो पर था, फिर हम उस थोड़े पैसे में काम कर गुजारा चलाने लग गए कि नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं मांगूंगा, अब यहीं से बन के दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, जिंदगी जितनी मर्जी बॉलें फेंके, आखिरी शॉट मैं खेलूंगा। तो वहां ये स्टार्ट हुआ, और 31 मार्च 2012 को मैं क्लोजिंग करके घर आया, और 1 अप्रैल को मुझे मालूम पड़ा कि कंपनी ने ऑफिस बंद कर दिया। नाउ अगेन आई वाज ऑन जीरो। और मैंने वापस से अपना शोरूम, जो बेसमेंट था, जहाँ वो किराना स्टोर था, वो बंद हो चुका था। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसीजन बनाया कि अब हम यहाँ पर बुटीक खोलेंगे, और हमने वहां पर बुटीक की फिटिंग चालू कर दी, मिस्त्री मजदूर लगा दी, सब काम शुरू हो गया। पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग घूमती थी, बिकॉज मैं वो सक्सेस देख चुका था, वो टेस्ट कर चुका था। तो मैंने कहा यार, मैं एक बार मैं दोबारा घूम के आता हूँ पूरा हिंदुस्तान, शायद कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी होगी जो हमारे सपने पूरे करे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि वो भूत उतरा नहीं अभी तक। और सुबह की चाय पे, हम सुबह, रोज सुबह का ये रूटीन है हमारे फैमिली का कि हम सारी पूरी फैमिली 7 बजे, 7:15 एक प्याला चाय सब इकट्ठे पी। वहां जब सुबह आवाज लगी कि आ जाओ चाय पी लो, चाय बन चुकी है, तो वहां वो चाय उबल रही थी, पूरा माहौल गर्म था, और मेरे को बोला गया कि तूने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, और तू जा जो करना। मैं सब ढूंढ के आ गया, सब घूम के आ गया, मुझे कुछ नहीं मिला, और मेरी मदर ने कहा शुक्र है रब का कि कोई कंपनी समझ में नहीं आई, अभी अपना काम करे। बट अचानक मेरी बातचीत हो जाती है प्रशांत प्रेम जी से। प्रशांत प्रेम जी हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारे रीजन हेड रहे थे फॉर 3 इयर्स, 2.5 और 3 इयर्स, और हमने बहुत काम इकट्ठे किया था। जो पानीपत का ऑफिस था वो भी उन्होंने खोला था। तो उनसे बात हुई, तो कहने लगे हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग ऑन लाइफ। तो मैंने कहा सर, जस्ट रिजाइन फ्रॉम एचयूएल। उन्होंने कहा व्हाट बुलशिट यू हैव डन, गो बैक, दोबारा ज्वाइन करो, काम चालू करो, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। मैंने कहा सर, मैं जरूर करता, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। लेकिन वो जो 31 मार्च की क्लोजिंग की रात को घर आया और 1 अप्रैल को मालूम पड़ा ऑफिस बंद हो गया है, वो चीज फील हुआ, अब मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगा। तो फिर मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि आप चलिए, अब वो नहीं तो मोदी केयर कर लो। मैंने कहा मोदी केयर नहीं करूंगा। क्यों? मैंने कहा मैं, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी बंद हो गई, मैं उससे छोड़ के आया हूँ, तो मैं मोदी केयर करूंगा? मैं मोदी केयर नहीं करूंगा। तो उन्होंने एक दिन ऑफिस बुलाया कि ऑफिस आ जाओ, देख लो, समझ लो, नहीं समझ में मत करना। तो मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस गया तो उन्होंने प्रोडक्ट्स दिखाए, बिजनेस प्लान दिखाया, सब कुछ समझाया, और मेरे दिलो दिमाग में लगी, यस, यही तो ढूंढ रहा था, यही तो चाहिए था। एंड आई सेड सर, आई एम रेडी, मुझे काम करना है आपके साथ। और उसके बाद आपसे मुलाकात हुई, और मोदी के जिंदगी में आ गए। रेस्ट इज हिस्ट्री। तरुण जी, अब हम जानना चाहेंगे आपके मूल मंत्रा क्या रहे सक्सेस के? मैम, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, तो मैं कोई, आप सब जानते हैं कि मैं बहुत क्वालिफिकेशन में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन अंडर ग्रेजुएट। तो मेरे को जिंदगी ने बहुत सिखाया है, मेरे को हमेशा जिंदगी में सिखाया है, कोई अपलाइन था ही नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। मैंने इस इंडस्ट्री को
लोग कहते हैं ना कि हम इस इंडस्ट्री को, मैं इस कंपनी को दिल से करता हूं, कोई कहता है मैं दिल दिमाग से करता हूं। मैं कहता हूं मैं इस इंडस्ट्री को अपनी आत्मा से जीता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खाक छानी है, धूल फांकी है। जिस लड़के के पास उस एज में, मैरिज के बाद, अपनी खुद की एसेंट गाड़ी हो, वो एक बाइक भी ना ले पा रहा हो अपने पैसों की, सोचिए कितनी तकलीफ दे कहानी थी। तो मैंने बहुत खाक छानी है और मैंने इस इंडस्ट्री को पल पल सीखा है, खुद से सीखा है, बहुत सीखा है। तो मेरा सिखाने का मंत्र भी हमेशा बहुत सिंपल रहा है कि मैं बहुत सिंपल शब्दों में अपनी बात कहूं। तो मैं इस बिजनेस की एबीसीडी समझाना चाहता हूं आज। जितने भी आज दोस्त, नेटवर्कर्स, मोदी कैरियंस, जो भी आज मुझे सुन रहा है, आई वांट टू टेल यू द ABCD ऑफ दिस बिजनेस। A is all about your attitude. आप किस एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस में आते हैं, एंड नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, अपनी पूरी जिंदगी किस एटीट्यूड के साथ जीते हैं। आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आप इस एटीट्यूड से इस बिजनेस में आए हैं कि सिर्फ मेरी जेबें भर जाएं, तो ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आए हैं कि जो भी व्यक्ति आपके साथ, आपका साथ देने आए, उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए, तो आप इस बिजनेस में जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो आप सोच लो वो मिल जाएगा। बी बिग ड्रीम्स। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बड़े सपने देखने वालों के लिए, छोटे सपने देखने वालों के लिए ये बिजनेस नहीं। आई एम सॉरी। छोटे सपने आप कहीं भी पूरे कर सकते हैं। 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 आप कहीं भी कमा सकते हैं। तो अगर आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख महीना कमाना है, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री दे सकती है। और बड़े सपने होंगे तो चैलेंजेस बड़े होंगे। सी, तो चैलेंजेस बड़े होंगे, और जितने बड़े चैलेंजेस होंगे उतनी बड़ी सक्सेस होगी। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में ना बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत तकलीफ है, बहुत संघर्ष है। मैं कहता हूं जब तक संघर्ष है तब तक जिंदगी। तो चैलेंजेस बड़े होंगे तो ही सपने बड़े होंगे, तो ही बड़ी सक्सेस मिलेगी। एंड डी, डोंट क्विट। छोड़ के मत भागिएगा। मैंने लास्ट बॉल पे सिक्सर मारना भी सीखा है, मैंने लास्ट ओवर में 2 रन ना देना भी सीखा है, और वहीं से मेरी जिंदगी में ये चीजें पनपी हैं कि कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी, डोंट क्विट। आपको आज बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा। आपको आज प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन नहीं आता, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा। जो कुछ आप चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप छोड़कर चले गए, क्या तो आएगा? कुछ नहीं आएगा, कुछ तो भी कुछ नहीं नहीं आएगा। आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तरुण जी आप। इट्स सो अमेजिंग आपका ABCD, और ये ही तो इसमें, इस ABCD में आपने सारे नेटवर्क मार्केटिंग के सार को समेट लिया है। अब जानना चाहेंगे तरुण जी, ये सब करके आपने पाया क्या? आज कहाँ हैं आप? आज मैं जहां हूं, पैसा पहले भी था, बहुत अच्छा घर पहले भी था, गाड़ियां पहले भी थी। आज जो पाया, वो आज जो मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है जो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, आज मेरे नेटवर्क से जो मोदी केयर एक ट्रिप अनाउंस करता है तो 700 लोग, 800 लोग एक ट्रिप में एक साथ चले जाते हैं। दैट इज माय सक्सेस। आज मेरी टीम में, मेरे नेटवर्क में ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, वोल्वो, बहुत सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। ये सक्सेस ये मैंने पाई। आज जो परिवार, जो फैमिली जो मुझसे अलग हो गई थी, आज वो दोनों भाई फुल टाइम मोदी केयर में मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे फादर, आज जब मैं
इस रिकॉर्डिंग के लिए मैं निकलता हूँ तो मुझे ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मेरी मदर जो कहती थी कि अच्छा हुआ, शुक्र है इसको कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समझ में नहीं आई। आज वो कहती हैं शुक्र है हमारी जिंदगी में मोदी केयर आया, इसकी जिंदगी में मोदी केयर आया, और जितने बड़े सपने ये देखता था उतने बड़े सपने शायद और कहीं से इसके पूरे नहीं हो पाते। आज जो हमारा 92 में जो हमने शोरूम खोला था, आज वो 27 साल पुराना शोरूम हमने कंप्लीटली बंद कर दिया है। लगभग उसको 1.5 साल हो चुका है आज। और मेरा वो ब्रदर फुल टाइम मेरे साथ बिजनेस में है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। मेरी मदर पार्ट टाइम इस बिजनेस को करती हैं, अपनी लीड्स मुझे देती हैं कि जा बेटा उसको मिल के आ, उसको मिल के आ। मैं उनको मिलता हूँ, ज्वाइन कराता हूँ। आज मेरी मदर क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। आज मेरा छोटा ब्रदर जिसने अपनी पढ़ाई के बाद अपनी 2 फैक्ट्रियां खोल ली थी, उन फैक्ट्रियों में लगभग 250 लोग काम करते थे, 2 शिफ्ट में फैक्ट्री चलती थी। कैन यू बिलीव, आज वो फैक्ट्रियां बंद कर चुके हैं। और मेरा वो तीसरा ब्रदर भी मेरे साथ इस बिजनेस में आ चुका है। एंड नाउ वी आर नॉट 3, वी आर 111। हम 111 हो चुके हैं। दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस। ये मुझे जो मिला है इसकी तुलना मैं किसी चीज से भी नहीं कर सकता। आज पूरा परिवार खुश है। मेरी वाइफ जिसने साथ दिया उस मुश्किल टाइम में, जो मेरी बैकबोन बन के खड़ी हुई, वो आज भी कैमरा से डरती है, आज भी स्टेज पे नहीं आना चाहती, बट वो मुझे पीछे से इतना संभाल के रखती है कि कहीं मैं स्टेज से ना लड़खड़ा जाऊं। मैं जब भी कोई सपना देखता हूं तो उस सपने में वो घी और डाल देती है, वो उसमें और तड़का लगा देती है, वो उसमें और एक फ्लेवर डाल देती है। ये जो सब कुछ मिला है, ये इस इंडस्ट्री से मिला है, ये आज मोदी केयर ने दिया है। और ये उस दिन आया, मोदी केयर में भी बहुत वक्त हो गया था काम करते हुए, बट व्हेन समीर जी केम, जब समीर जी वापस मोदी केयर में आए तो मैं उनसे मिला नहीं था, बहुत ज्यादा कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तो उनसे मिलने का मौका मिला, और उनसे मिलके जब मैंने उनके ख्यालात को समझा, उस इंसान को समझा, मेरी समझ में आया इस इंसान की काफी सारी चीजें मैच करती हैं मेरे उन दादाजी से, परदादा जी से, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को नेवी में भेज दिया। जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो लोगों की बारातों को अपने यहाँ ठहराते थे। जो संत सेवा करते थे, संतों को अपने हाथ से, जो खा नहीं सकते उनको अपने हाथ से खिलाते थे। यहाँ मैंने समीर जी में नोटिस किया कि समीर जी इज दैट काइंड ऑफ मैन जिनका दिल इतना इतना बड़ा है, उनकी सोच इतनी बड़ी है। जब मैंने उनकी पूरी पुरानी स्टोरी को सुना उनसे, बाकियों से, बहुत सारे लोगों से, कि समीर जी अब बहुत समय बाद वापस आए हैं, लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री का विजन देखा, हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री को लाने का विजन देखा, तो मैं दंग रह गया। आई वाज सरप्राइज्ड कि उस एज में, उस समय जब डायरेक्ट सेलिंग को कोई जानता नहीं था हिंदुस्तान में, उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि इस व्यक्ति की सोच कितनी कितनी ऊंची रही होगी। और जब वो आए तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनसे एक रिलेशन बन गया, उनसे वो प्यार बन गया। कुछ छोटे मोटे कहानियां हुई, तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने यहाँ मेरे कंधे पे हाथ रखा। तरुण जी, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, बस आप बढ़िए। बस क्या चाहिए था। मैंने फैंटास्टिक। तो आज तक कभी किसी से मैंने तो आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, पर मेरे को इस इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। वो हाथ जब यहाँ आया तो लगा कि अब तो इस इंडस्ट्री में सपोर्ट करने वाला सबका माई बाप आ गया है। इस इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान को सिखाने वाला इंसान का हाथ आ गया है। अब काहे का पीछे हटना, अब क्यों रुकना।
और फिर मोदी केयर मैनेजमेंट, ओ माय गॉड, ऐसा मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में आज। राहुल शंकर जी, प्रशांत प्रेम जी, मैं जिनका भी नाम लूं, मैं सबके नाम ले भी नहीं पाऊंगा। लेकिन शुरुआत में अनूप अरोड़ा जी और शरद चौधरी जी, इन दो लोगों ने मुझे बिल्कुल उंगली पकड़ के मोदी केयर के बारे में सिखाया। डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस मैं 7 साल पुराना रखता था, बट मोदी केयर का एक्सपीरियंस कराया। और आज मैं जहां भी हूं, उसमें जहां मोदी केयर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, सुरेखा जी आपका बहुत बड़ा योगदान है, वहीं पर समीर जी का जो योगदान है ना, बस वो एक हाँ, कॉन्फिडेंस भरा हाथ कि फैंटास्टिक, चिंता नहीं, आई एम विद यू। फैंटास्टिक, बस फैंटास्टिक उसने तरुण जी, मेरी जिंदगी बदली है। और अमेजिंग। समीर जी के लिए हमेशा हमेशा समीर जी के लिए 2 लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बे जिंदगी जा रही थी। उनके उस हाथ ने ये हौसला दे दिया कि अब हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, फैंटास्टिक। अब मोदी केयर को हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनाना है। और अब जो प्रेम, जो प्यार, जो नाम मुझे मोदी केयर ने दिया, उस नाम को मुझे साबित करके दिखाना है। फैंटास्टिक तरुण जी, एक बात बताइए, आपको सब लोग मिल्खा सिंह के नाम से जानते हैं, मोदी केयर का मिल्खा सिंह कहते हैं आपको। और हमने आपके बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में रेस, आपका एक फेवरेट टैगलाइन हमने देखी, आप रेस की बहुत सारी बातें करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। एक्चुअली एंटायर लाइफ इज अ रेस। पूरी जिंदगी एक रेस है, और इस रेस के शब्दों को अगर समझ लिया जाए तो ना सिर्फ मोदी केयर बल्कि पूरी जिंदगी बहुत बहुत अलग हो सकती है। यू कैन लिव अ सिग्निफिकेंट लाइफ विद दिस रेस। आर मीन्स रिलेशनशिप। अगर हमने रिलेशनशिप सही रखे, अच्छे रखे, अगर हमने रिलेशनशिप को सबसे पहले रखा, पैसा बाद में, सम्मान बाद में, सब कुछ बाद में, पहले रिलेशनशिप, पहले वो प्यार, पहले वो इज्जत, पहले वो रिगार्ड, अगर हमने पहले वो रखा, तो जिंदगी में आप हर जगह जीतेंगे और मोदी केयर में भी जीतेंगे। बिकॉज यहां पर भी आपको रिलेशनशिप बनाना है। अकाउंटेबिलिटी। अगर हम जिंदगी में अकाउंटेबल नहीं है, किसी चीज के प्रति हम जिम्मेवार नहीं है, हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो वहां भी हम हारेंगे। अगर हम अकाउंटेबल रहते हैं, हर चीज के लिए हम जिम्मेवारी ले लेते हैं कि कुछ भी गलत हुआ मेरी वजह से, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ भी हुआ, इफ वी आर अकाउंटेबल, विल विन द रेस। सी इज कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट ही आपको कहीं लेकर के जाता है। अगर आप कमिटेड ही नहीं है, अगर मैं कमिटेड ही नहीं हूं किसी चीज को भी लेकर के, तो कहां कहां जिंदगी। सो कमिटमेंट, वो कमिटमेंट चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे यहां पहुंचना है, ये मेरी जिंदगी का ये लक्ष्य है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं, कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं ये पाने के लिए। और ई अगेन, एथिक्स। हमारी जिंदगी में अगर हमारे कोई उसूल ही नहीं है, हमारा कोई एथिक्स ही नहीं है, हम कहां पहुंचेंगे। कहीं नहीं। मेरी जिंदगी में मेरे सिद्धांत बड़े कीमती हैं। मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं, मैं अपना एथिक्स नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो कहानी आती है कि झूठ का पेड़ ऊपर से बहुत हरा भरा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं होती और वो बहुत जल्दी गिर जाता है। लेकिन सच्चाई का पेड़, एथिक्स का पेड़, वो भले ऊपर से सूखा दिखाई दिखे, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती, वो कभी नहीं गिरता। तो दिस इज माई रेस। यही मेरी अमेजिंग। जिंदगी की रेस है। और अगर
इस रेस को हम अपनी जिंदगी में डाल लें तो हम जिंदगी की कोई भी रेस हार नहीं सकते। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है। आप लिख करके ले जाइए। तो दिस थैंक यू। इज माय रेस दिस एंड इज योर रेस। मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। यस सर। और जब आप दौड़ेंगे भी वैसे ही तो फिनिश लाइन वैसे ही टच करेंगे, वैसे ही फिनिशिंग टच के साथ, अपनी आइकॉनिक स्टाइल के साथ, अपने ग्रेस के साथ। एंड दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग फॉर यू। एक ही बात कहना चाहूँगी तरुण जी, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। आप हिंदुस्तान की जो जर्सी पहनना चाहते थे, वो जर्सी तो आप समझिए आपने पहन ली। मैं नहीं कह रही वो क्रिकेट वाली जर्सी पहनी, पर आप सारे हिंदुस्तान के नेशनल लीडर बन कर के हिंदुस्तानियों को जो सफलता की राह दिखा रहे हैं, वो जो असली चीयर उनकी लाइफ में ला रहे हैं, वो कुछ घंटों का कोई सुख भले ही उन्हें नहीं दे पा रहे, पर वो जो ज़िंदगी भर का पीढ़ी दर पीढ़ी का जो सुख आप उन्हें दे पा रहे हैं, वो आप कर गुजरे हैं। और इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने वैल्यूबल लेसन हमें सिखाने के लिए, सबके साथ शेयर करने के लिए एंड इतना आगे जाने के लिए, सक्सेस स्टोरी को बनाने के लिए और सुनाने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच तरुण जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैम, थैंक यू सो मच। आपने आमंत्रित किया और आज मुझे मौका मिला कि मैं आपसे सबसे अपने कुछ जिंदगी के अनुभव शेयर कर सकूं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी इन कुछ मिनट्स की वजह से अगर कोई भी व्यक्ति कहीं जिंदगी में थोड़ा सा भी कामयाब हो जाता है तो मेरे लिए बहुत 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 खुशी और बहुत सुकून की बात हो। ज़रूर होगा सर, ज़रूर होगा। लोग हैं जिनके दिमाग में सीमाएँ बना रखी होती हैं और जब आप जैसे सफल व्यक्तियों को वो सफल होते देखते हैं तो उनकी जो खुद की लिमिट्स उन्होंने सेट कर रखी होती हैं, वो लिमिट्स वो हटा देते हैं और वो बहुत सफलता पाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच तरुण जी, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, देखा आपने एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत रईस ख़ानदान से थे, जिन्होंने बिज़नेस फैमिली में ही जन्म लिया था, अप एंड डाउन ज़िंदगी के सारे देखे, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसेस करे, बहुत बड़ी सफलता भी पाई और उस सफलता की पीक पर आकर के उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर आज एक बड़ा-सा बड़ा भी शोरूम है, 3 भाई हैं, तो 3 भागों में बँट जाएगा। जब 3 भाइयों के अगर 2-2 बच्चे भी होंगे तो 6 भागों में बँटेगा और क्यों नहीं एक एक बड़े बिज़नेस के साथ कुछ छोटे-छोटे और बिज़नेस शुरू किए जाएँ। उन्होंने खुद के कुछ बिज़नेसेस करने शुरू किए और जब नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझा, उसके बाद नो लुकिंग बैक। किस कंपनी ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, ये मायने नहीं रखता, पर ये नेटवर्क मार्केटिंग का विज़न उनको समझ में आया और पहली कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट हो सकती है। दूसरी कंपनी को उन्होंने मोदी केयर को सोच समझ करके चुना और फिर जो मेहनत करी। देखिए, हर सफल इंसान के पीछे बहुत सारे राज होते हैं, पर सबके अलग-अलग राज होते हैं, पर एक राज हर सफल व्यक्ति का होता है और वो है मेहनत। और तरुण बजाज जी, कनिका जी ने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, तो आज उनकी सफलता की कहानी हम सबके सामने एक उदाहरण बन कर के पेश है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने लेजेंडरी टॉक का एंड उस कंसल्टेंट को, उस लीडर को कैसे जॉइन कराया गया था, कैसे प्रोस्पेक्ट किया गया था, प्रोस्पेक्टिंग स्टोरी से करती हूँ। मैं तरुण बजाज जी को तरुण बजाज जी कहाँ मिलते हैं, तरुण बजाज जी जैसे लीडर कहाँ मिलते हैं, या तरुण बजाज जी सुरेखा भार्गव को कैसे मिले, मैं आपको ये सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत व्यक्तिगत बात है। अरुण जी और हम बैंगलोर रहा करते थे। बैंगलोर में हम इस बिज़नेस को करते थे, बहुत सब कुछ शान शौकत सब कुछ हमारे पास था। हम एक बार दिवाली मनाने के लिए दिल्ली आए थे और तब अरुण भार्गव जी को ब्रेन हेमरेज हुआ और हम दिल्ली के होकर के रह गए थे। पहले दिल्ली में इलाज चला, फिर पता चला मसूरी में एक टच थेरेपिस्ट हैं, वो ठीक कर सकते हैं, तो मैं जाकर के देहरादून सेटल हो गई और हम वहाँ पर रहने लगे। रोज़ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और वो टच थेरेपी चल रही थी। और ऐसे में मेरे पास के मोदी जी के कॉल आने शुरू हुए। वो महीने में एक बार कॉल किया करते थे, पूछा करते थे, सुरेखा जी कैसे हो, अरुण जी कैसे हैं। फिर उनके कॉल आने लगे, सुरेखा जी अब एक्शन में आ जाइए, सुरेखा जी अब एक्शन में आ जाइए। मैं उनसे कहती थी, सर करूँगी, नेटवर्क मार्केटिंग जिम्मेवारी की बात है, अभी मैं मेरे पैरालाइज्ड हस्बैंड को संभाल रही हूँ, मैं अभी किसी और की जिम्मेवारी नहीं ले सकती। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और बुलाया, कहने लगे आइए आपसे कुछ पर्सनली बातचीत करनी है। दोस्तों, जब मैं दिल्ली गई, उनसे बैठ के बात करी, कहने लगे भी आप अपना नेटवर्क बनाने की जिम्मेवारी नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, पर नॉर्थ इंडिया की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जो भले ही आपकी क्रॉस लाइन है, आप इनको सिखा तो सकते हो। आपने जिस भी स्टेट में काम किया है, आपने बहुत सफलता पाई है, आप जो है इन लोगों को सिखा दो नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैंने हमेशा से एक ही उसूल रखा है कि मुझे मेरे LOS का, जो मेरे अपलाइन है, उनकी एसेट बनना है।
दोस्तों मेरी अपलाइन, मेरे लॉज और उसके बाद मोदी केयर की एसेट बनने का फैसला था जब के मोदी जी ने कहा कि आप दिल्ली में है ना नेटवर्क के साथ, एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ काम कीजिए। खुशी खुशी मैंने हाँ किया और दोस्तों ये सिलसिला चला। 30 डेज़ ट्रेनिंग डिसाइड की गई। रोज़ 7:30 बजे से 9 बजे तक मैं एक महीने के लिए अरुण जी को मैंने दिल्ली लाने का फ़ैसला किया। उस बीच में बहुत कुछ हुआ, अरुण जी का एक्सीडेंट हुआ, अरुण जी महीने भर हॉस्पिटलाइज रहे, सारी की सारी तैयारी वहाँ बैठ कर के की गई। पर हमने दिल्ली में 30 डेज़ क्लासेस लॉन्च करी। जो कुछ भी मुझे आता था वो सेल्फलेसली मैंने मोदी केयर के अपने नॉर्थ इंडिया के नेटवर्क को सिखाया। उसमें एक टॉपिक था आउट स्टेशन नेटवर्क की मार्केटिंग कैसे की जाती है। मैं वो मेरी टीम जो कि मेरी नहीं थी, क्रॉस लाइन थे, उस टीम को लेकर के पानीपत गई। हम वहाँ 2 रात 3 दिन रुके और हमने वहाँ पे उनको नेटवर्किंग कैसे की जाती है आउट स्टेशन ये सिखाया। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि देखिए कैसे लाइफ सर्किल बनती है, कैसे जो बोते हो वही काटते हो, कैसे जो देते हो वही पाते हो। मैं पानीपत लेके गई थी उस टीम को आउट स्टेशन नेटवर्किंग सिखाने। पूरे 30 दिन वो क्लासेस चली और नॉर्थ इंडिया में काम अच्छा चल पड़ा। मैंने भी छोटा मोटा काम करना शुरू किया और एक दिन प्रशांत प्रेम जी का कॉल आया और कहने लगे पानीपत में आपसे 2 लीडर्स को मिलाने लेके चलना है। दोस्तों हम हमारी मर्सिडीज़ में बैठ कर के गए और वहाँ जिन 2 लीडर से प्रशांत प्रेम जी ने मुझे मिलाया उनमें से एक थे तरुण बजाज जी। तरुण बजाज जी को ये सच है, मैंने प्रॉस्पेक्ट नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं ढूंढा, वक्त ने मुझे तरुण बजाज जी ढूंढ के दिए। पर वो ढूंढ के इसलिए दिए क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में सेल्फलेसली अपनी अपलाइंस की एसेट बनने का फैसला करके बैठी थी। दोस्तों जो आप बनते हो, जैसे आप होते हो, जितनी बड़ी सफलता के लिए आप तैयार होते हो, जितनी बड़ी लीडरशिप के लिए आप अपने आप को केपेबल बना लेते हो, उतनी बड़ी ही लीडरशिप आपको मिलती चली जाती है। ये ही कहती है तरुण बजाज जी की प्रॉस्पेक्टिंग स्टोरी। और बिलीव मी, तरुण बजाज जी जैसे नायाब हीरे आपके लिए भी हैं, मौजूद हैं। आपको ज़रूरत है सेल्फलेसली बोइए 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 बोइए, दाना दाना बोइए बोइए बोइए, बोएंगे आप यहाँ और क्या पता काटेंगे आप यहाँ से। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, कर लीजिए, हो जाएगा। और अगर हमारे YouTube सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।